Hello everyone. So I keep getting messages regarding the science and technology strategy और इस वीडियो में मैं आपको 50 ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा, साथ में लास्ट में मैं आपको सोर्सेज भी बताऊंगा जो सबसे ऑथेंटिक सोर्सेज है, जहां से आप अगर साइंस एंड टेक अपना कवर करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बजाय कि आप अपनी PT365 या फिर किसी दूसरी कोचिंग का मॉड्यूल कोर्स वगैरह उन पे ओवर रिलाय करने के बजाय जो बहुत हेल्प आपको करेगा। मैं उन सोर्सेज को आपको इस वीडियो के लास्ट में भी बताऊंगा, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा। अब देखिए इन टॉपिक्स को लेने का आधार क्या है। मैंने जितने मेरे है ना PDF बने हुए थे अपने साइंस एंड टेक के कोर्स में, सभी को ChatGPT को मैंने अपलोड करवाया पहले तो, फिर बोला कि भैया इसमें से टॉपिक छांट। वो सारे टॉपिक्स जो भाई बहुत बारीकी से मैंने इस बहुत लंबे कोर्स में छांट के रखे हुए थे, है ना, जो इंक्लूड किए हुए हैं, वो सारे टॉपिक्स प्लस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बाकी भी है ना करंट अफेयर से रिलेटेड है, उन सारे टॉपिक्स को यहाँ पे मैंने आपको एनलिस्ट किया हुआ है। ये PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपको फ्यूचर रेफरेंस में के लिए खुद साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर करना है तो ये PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना और अपने हिसाब से आप रिसर्च करके अपना साइंस एंड टेक सेल्फ स्टडी से भी प्रिपेयर कर पाएंगे। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहली फील्ड है वो बायोटेक्नोलॉजी है। हाईएस्ट रिटर्न एरिया ग्रुप यहाँ पे रहता है इसमें, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें DNA, RNA, mRNA, RNA, tRNA वगैरह, ये कुछ ऐसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इससे उन्होंने UPSC ने बार बार सवाल पूछा हुआ है। एक भी ऐसा साल नहीं जाता है कभी वो आपसे RNA पे सवाल पूछ लेंगे, कभी माइटोकॉन्ड्रियल RNA पे आपसे वो सवाल पूछ लेंगे। एक बार उन्होंने ये पूछ लिया कि क्या माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज मदर से ही ऑफस्प्रिंग में जाती है या फादर से भी जा सकती है। एक नहीं, ये 2-3 बार इस तरीके के सवाल उन्होंने पूछे हैं। तो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपको इन सब चीज़ों की होनी चाहिए, समझ रहे हो। फिर एक ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, इन सब चीज़ों से, इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी वो आपसे सवाल पूछते हैं। तो ये सब चीज़ें, ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब चीज़ें क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, और ये होते कैसे हैं, इनकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग अगर आपको पता है तो आसपास से भी जितने सवाल आएंगे वो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये टॉपिक भी आप मार्क कर लेना अच्छे से। जीन एक्सप्रेशन, जीन रेगुलेशन, वो सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, लाइगेशन, पॉलीमरेज एंजाइम्स एटसेट्रा, इनका किसका क्या काम होता है। देखिए मैं यहाँ वो डिस्कस करने वाला नहीं हूँ कि लाइगेशन क्या होता है, हम यहाँ टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये टॉपिक्स आपको करने ही करने हैं। और है ना, मैं लास्ट में आपको सोर्सेज बताऊंगा, बहुत ऑथेंटिक सोर्सेज बताऊंगा, करंट अफेयर भी कहाँ से आपको कवर करना है जो मास सोर्सेज ना हो। अगला, जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत ज़रूरी है। एक भी साल ऐसा नहीं जाता है जब वो इस फील्ड से एक सवाल ना पूछे। तो ये 4-5 टॉपिक कर लो, आपके 2 नंबर यहाँ से पक्के हैं, अच्छे से कर लेना। DNA टेक्नोलॉजी, है ना, rDNA पे उन्होंने सवाल पूछ लिया था। इस बार देखिए उन्होंने आई थिंक सवाल इस चीज़ पे भी पूछ लिया था कि आपके मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती है। यहीं से आया हुआ है, लैब मेड जो एंटीबॉडीज़ है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती है। सेम सवाल उन्होंने पूछा था भाई, डायरेक्ट हिट। और ये हमने एज इट इज़ डिस्कस किए हुए इन सारे कोर्सेज में। जब आप बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे, देखो बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी प्लस एडवांस टेक्नोलॉजी, भाई इसमें 8 सेशन 40 मिनट्स के हुए हैं। तो ये बिल्कुल भी शॉर्टकट तो नहीं बताता हूँ मैं कभी भी। अगर आपको कभी कोर्स में एनरोल करना होगा, मैं पहले बता दूँ, 40-45 घंटे का कोर्स है और बहुत ब्रॉडली हर चीज़ को देखा है ना, कवर इसमें किया हुआ है, बेसिक से लेके प्रो लेवल तक, और ऐसे कि भाई आम आदमी को भी वो अंडरस्टैंडिंग इसमें डेवलप हो पाए। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। खुद से अगर प्रिपेयर करना है तो इन टॉपिक्स का रेफरेंस लीजिए। CRISPR-Cas9 और जो बाकी है ना, जैसे टैलेंट जैसी टेक्नोलॉजी होगी, DNA एडिटिंग, जीन एडिटिंग की जो टेक्नोलॉजी हुई, उन सारी टेक्नोलॉजी से वो सवाल पूछ रहा है। जीन साइलेंसिंग, हालांकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का इसमें रोल होता है, तो वो RNA इंटरफेरेंस एटसेट्रा वगैरह, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और जो अब ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स और ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बन रहे हैं, BT कॉटन, GM मस्टर्ड, इन दोनों चीज़ों से UPSC ने पहले सवाल पूछे हुए हैं। ये PYQ बेस्ड है हर चीज़। फिर मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, mRNA वैक्सीन, DNA, mRNA वैक्सीन और DNA वैक्सीन मैच द फॉलोइंग में उन्होंने 2023 में CDS में भी सवाल पूछा, फिर CSC में भी सवाल पूछा। वेक्टर बेस्ड वैक्सीन, अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पे इस साल उन्होंने सवाल पूछ लिया था। स्टेम सेल्स पे उन्होंने पता नहीं अनंत बार, देखो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज
इस साल सवाल पूछा हुआ है। और इनफैक्ट ये तो हमने रेंडमली एक यूट्यूब के उसमें भी डिस्कस कर रखे हुए थे सब चीज़ें। जीन थेरेपी, सोमेटिक और जर्म लाइन में क्या डिफरेंस है और क्या इसके लिए रेगुलेशंस बनी हुई है। ना सिर्फ आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या जर्म लाइन जीन थेरेपी इंडिया में अलाउड है या नहीं है। अगर अलाउड है तो पहले तो फंडामेंटल पता हो कि सोमेटिक सेल और जर्म लाइन सेल में क्या डिफरेंस होता है, ये भी पता हो। तो ये फंडामेंटल्स अपने बहुत मजबूत करो। यहाँ से बायोटेक्नोलॉजी अगर आप अच्छे से करोगे ना, आपके 6 नंबर कहीं नहीं गए। और वो 3 सवाल ऐसे पूछते हैं कि भाई अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है, आप उसको कर लोगे, वो आपके हाथ से छूटेगा नहीं वो सवाल। ऐसा है ये। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई कौन किसको कैसे इंपैक्ट करता है। एक बार तो उन्होंने ये पूछ लिया था कि बताओ वायरसेस इनमें से किन किन को इन्फेक्ट कर सकता है। प्लांट को कर सकता है, बैक्टीरिया को कर सकता है, फंजाई को कर सकता है, हाँ सबको कर सकता है। वायरस तो उनका फेवरेट है। एक बार उन्होंने ऐसा बोल दिया था, पूछ लिया था कि एंटीबायोटिक्स जो है वो वायरस पे इंपैक्ट नहीं कर पाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों नहीं कर पाती है। एंटीबायोटिक्स जो है वो काम कैसे करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और 2024 में उन्होंने प्रोबायोटिक्स पे पूछ लिया था, जाके एक बार सवाल देख लेना, प्रोबायोटिक्स पे उन्होंने सवाल पूछा हुआ है। माइक्रोबायोम्स पे, एंटीजेंस, एंटीबॉडी, इम्यूनिटी टाइप्स, इन सब चीज़ों से उन्होंने सवाल पूछ लिया है। टी सेल पे उन्होंने सवाल पूछ लिया है। तो बी सेल, टी सेल, इनके बीच भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। नहीं पता है तो भाई आपको इन डेप्थ थोड़ी स्टडी करनी है। मैं तो आपको बस टॉपिक बता रहा हूं कि इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना। फिर आता है स्पेस टेक्नोलॉजी। हाई स्कोरिंग है, कॉन्सेप्चुअल है, एक सवाल वो पूछता ही पूछता है। अब सवालों की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो गई है स्पेस टेक्नोलॉजी से। पहले भाई आपको सैटेलाइट के टाइप पता होने चाहिए, कौन सी डिवाइस क्या काम करवाती है सैटेलाइट के अंदर, ये एटलीस्ट आपको पता हो। क्योंकि वो आपसे सवाल पूछ लेते हैं कि भाई ये मॉड्यूल, मान लो वो आपसे सवाल कुछ प्रैक्टिकल है ना तरीके से वो पूछ लेंगे कि मान लीजिए इंफ्रारेड इमेजिंग का एक मॉड्यूल लगा हुआ है, बताओ इससे क्या हेल्प होगी। क्या इससे कम्युनिकेशन में हेल्प होगी, वायरलेस कम्युनिकेशन में, या फिर क्या इससे मैपिंग वगैरह में हेल्प होगी। तो वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। या फिर आपसे वो ऐसे भी पूछ सकता है कि इंफ्रारेड इमेजिंग के, या फिर थर्मल इमेजिंग और इंफ्रारेड इमेजिंग, है ना, या डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो इमेजिंग के जो हम हार्डवेयर इंस्टॉल करते हैं, किसकी क्या एडवांटेज है। ये एस्पेक्ट्स जो है वो नए वाले वीडियोस में मैं कवर करूंगा। क्योंकि आई थिंक इस एस्पेक्ट पे इस कोर्स में, है ना, मैं उतना एम्फेसिस नहीं कर पाया हूँ। ये आज ही मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि यार अगला सवाल वो यहाँ से बना सकता है, यहाँ से वो सवाल चिपकाएगा कि जो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस इंस्टॉल की जा रही है सैटेलाइट्स में, एटलीस्ट आपको सेंस हो कि भैया अच्छा थर्मल सेंसिंग से ये होता है, इंफ्रारेड सेंसिंग ये होगा, है ना, माइक्रोवेव सेंसिंग अगर कहीं पे करवाई जा रही है तो ये उसके पर्पज हो सकते हैं। जनरल अगर आपको पता है तो आप सवाल बना लोगे, अदरवाइज वो यहाँ फंसवा सकता है। फिर आपको ऑर्बिट्स का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि मोलनिया ऑर्बिट कौन से टाइप का है, क्या ये मियो है, लियो है, जियो है, ये तो पता हो। फिर, है ना, सैटेलाइट पेलोड्स ये किस तरीके से काम करते हैं, इसका थोड़ा ज्ञान आपके पास हो। सिर्फ यही पता ना हो कि कौन सा सैटेलाइट किसने लॉन्च किया, स्काई रूट टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह स्टार्टअप का ही पता ना हो। तो बेसिक फंडामेंटल बहुत ज़रूरी है। सवाल वो इनसे पूछ रहा है, वो आपसे पूछ ही नहीं रहा है कि स्काई रूट टेक्नोलॉजी ने क्या क्या लास्ट ईयर लॉन्च किया, नहीं, वो सीडीएस टाइप के एग्जाम होते हैं। फिर लॉन्च व्हीकल, इसका ज्ञान होना चाहिए। ये खास तौर पे अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो गया है कि क्रायोजेनिक इंजन्स क्यों स्पेशल है और सेमी क्रायोजेनिक इंजन्स का क्या बेनिफिट है, ये सब चीज़ें आपको पता हो। रीयूजेबल रॉकेट व्हीकल, है ना, जो नए इंटरप्लेनेटरी मिशन चल रहे हैं, सबका ज्ञान हो। और वो भी अगर आप देखेंगे इस कोर्स में हमने सेकंड हाईएस्ट जो नंबर ऑफ, आई थिंक यस भाई, इसमें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ जो चीज़ें हैं स्पेस एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी कवर की है। तो एक बार जैसे उन्होंने पूछ लिया था कि गैलेक्सी के बीच में, नेब्यूला के बीच में, है ना, आई थिंक पल्सर के बीच में, इन सब चीज़, है ना, ब्लैक होल और पल्सर के बीच में क्या डिफरेंस है, इन सब चीज़ों पे उन्होंने मैच द फॉलोइंग में एक सवाल पूछ लिया था। वो डायरेक्ट हिट यहाँ से था, पता हो तो पता है भाई। स्पेस से रिलेटेड कोई बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसा होगा ही नहीं जो यहाँ पे कवर ना हुआ हो। आपको भी कवर करना है। मैं सोर्स आपको लास्ट में बताऊंगा। अगर इफ़ यू डोंट वांट टू एनरोल इन एनी कोर्स और इफ़ यू डोंट ट्रस्ट एनी कोर्स, है ना, ट्रस्ट करना भी नहीं चाहिए, तो भाई अपने एंड से आप तैयार कर सकते हैं चीज़ों को। कहाँ से तैयार करना है, बने रहिए, लास्ट में ही आपको पता चलेगा, अदरवाइज अपना यहाँ फ्लो बिगड़ जाएगा। अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रिमोट सेंसिंग के जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज हैं,
कि भैया जीएनएसएस ये कैसे काम कर रहा है। जैसे इस बार उन्होंने सवाल पूछ लिया था, कसम से मैं बता रहा हूँ, यूपीएससी के कोई भी पेपर ले लो, स्टैंडर्ड अल्टीमेट हाई लेवल पे है। इस बार उन्होंने उससे पूछ लिया था, ईपीएफओ में सवाल पूछ लिया है भाई। ईपीएफओ में सवाल पूछ लिया है कि जीपीएस का जो सिस्टम है वो काम कैसे कर रहा है, क्या उसमें ट्राइपार्टाइट कम्युनिकेशन हो रहा है, बायपार्टाइट कम्युनिकेशन हो रहा है। कसम से, अब अगर आपको पता ही नहीं है कि जीपीएस कैसे सिग्नल कहाँ से किधर को सिग्नल भेज रहा है, आपने अगर सिर्फ शैलो अंडरस्टैंडिंग ले लिया है, रट लिया है कि जीपीएस में इतने सैटेलाइट हैं, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। आप उसमें बस, है ना, हाँ, ढूंढते ही रह जाओगे कि भैया इसका आंसर क्या होगा, आप आंसर तक पहुंच नहीं पाओगे। आपको इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ेगा कि एक्चुअल में जीपीएस काम कैसे कर रहा है, सिग्नल कहाँ से किधर जा रहा है, फिर किधर से किधर को आ रहा है। पैसिव और एक्टिव सेंसर्स का ज्ञान हो, रडार, लिडार। लिडार से तो उन्होंने 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। अब आगे वो सिंथेटिक अपर्चर रडार से सवाल पूछ सकते हैं। क्यों? निसार मिशन, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन जो है वो काम कर चुका है, तो भैया इससे वो सवाल बना सकता है। वो पूछेगा कि अपर्चर रडार, सिंथेटिक अपर्चर रडार के फायदे क्या होते हैं, इस टाइप से वो पूछ सकता है कन्वेंशनल सिस्टम के मुकाबले। वो बातें हैं। फिर देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये बहुत ही ज़्यादा हाईली रिपीटेड ये कॉन्सेप्ट रहे हैं। जैसे उन्होंने लीडार पे सवाल पूछ लिया, लाइफाई पे उन्होंने सवाल पूछ लिया, है ना, वही वही सब चीज़ों से वो बार बार सवाल पूछ रहे हैं। 3-4 बार उन्होंने, आई थिंक वीएलसी टेक्नोलॉजी अब तो बहुत ज़्यादा वो उसमें, है ना, चल रही है आपके। एक बार उन्होंने क्लोज्ड सर्किट जो सिस्टम है, सीसीटीवी, क्लोज सर्किट टेलीविज़न, उस पर अभी लेटेस्ट एक सवाल पूछ लिया था उसने। तो इन सब टेक्नोलॉजीज ये एक्चुअली काम कैसे कर रही है, इस पे भी वो सवाल बना रहे हैं। आगे का सवाल वो इतना डेप्थ में भी बना सकता है कि भैया कौन से टाइप की रेडियो वेव, कौन से टाइप के कम्युनिकेशन में यूज हो रही है, इतना सवाल वो बना सकता है आगे। तो इसका आपको पता होना चाहिए। बेसिक्स यूपीएससी, है ना, ये उनका प्रेम है। इंटरनेट, आईपी एड्रेस, डीएनएस सिस्टम, क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना, इन सब चीज़ों से। एक बार उन्होंने सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस पे सवाल पूछा है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पे सवाल पूछा है, आगे अब एआई एज ए सर्विस पे वो सवाल पूछेगा, है ना। तो भाई ऐसी चीज़ों पे वो सवाल पूछ रहा है, वो बहुत नॉर्मल है अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग इसका करेंगे। बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग पे उन्होंने सवाल पूछा है, एज कंप्यूटिंग पे उन्होंने सवाल पूछा है, नैनो कंप्यूटर पे उन्होंने सवाल पूछा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे पता नहीं कितनी बार उन्होंने सवाल पूछा है, हैश इंस्क्रिप्शन का, हैश एनक्रिप्शन का आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते मेरा इंस्क्रिप्शन हो गया हर चीज़। तो वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए, यहाँ से वो सवाल बनाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटिंग, इन सब चीज़ों से वो सवाल पूछ रहा है। एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के बीच क्या डिफरेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कैसे डिफरेंस होगी, इन सब चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए। अब ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, वो देखिए, जो इस कोर्स में ऑलरेडी एनरोल्ड है, मैं आपको बता दूं कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि भाई थोड़ा जनवरी के एंड में मैं इसमें नए अपडेट्स लाऊं, ताकि जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हुई है वो सारी इसमें कवर होती जाए। आपका भी टाइम वेस्ट ना हो कि मैं एक कॉन्सेप्ट पे एक वीडियो बनाऊं ना, बहुत सारी चीज़ें एक वीडियो में आए और आप रैपिडली सारी चीज़ें रिवाइज करें, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएँ। इसीलिए मैं अभी, है ना, कंटेंट इकट्ठा करता जा रहा हूँ, ताकि एक बार में इसमें सारी अपडेट्स अच्छे से आएँ और आपको कुछ भी मिसिंग ना लगे। आपको कहीं कोई दूसरा करंट अफेयर का सोर्स करना ही नहीं है। एक बात ये समझ लो, जितने लोग इसमें ऑलरेडी एनरोल्ड है या फिर जो बाद में एनरोल होंगे, एक बात समझ लो, आपको कहीं दूसरी जगह मुंह मारना ही नहीं है। PT 365 आएगी, किसी और का आएगा, भाई मैं उसे भी देख लूँगा। उसमें भी जो नया आइडिया है ना, जो नया कॉन्सेप्ट होगा, वैसे होता तो कुछ नहीं है, हर साल की PT में सब रिपीटेड होता है, लेकिन कुछ भी अगर नया उसमें होगा वो सब इधर इंक्लूड होगा। आपको इधर उधर टेंशन नहीं करनी है, कहीं भी मत जाइए, आप इन्हीं को बार बार रिवाइज कीजिए। एआई, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, ये कैसे काम कर रहे हैं। अगला वो सवाल पूछेगा मॉडल्स पे, वो पूछेगा आपका कि डीप सीक कौन से मॉडल पे, है ना, बना हुआ है, ग्रॉक कौन से मॉडल पे बना हुआ है, एआई के मॉडल्स मैच द फॉलोइंग पे वो आपसे सवाल बना सकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग, ये क्यूबिट तो पता नहीं कितनी बार, सुपरपोजिशन, ये सब टर्म्स कितनी बार उसने पूछ लिया है। फंडामेंटल है, बहुत नॉर्मल है। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग,
ये एक इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ कंप्यूटिंग है। बायो कंप्यूटर्स वो आपसे पूछ सकते हैं। डीएनए सुपर कंप्यूटर, भाई सुना है कभी इन चीज़ों के बारे में? आपके डीएनए से कंप्यूटर बनते हैं और वो हाईली पावर्ड कंप्यूटर्स हैं, ब्रेन से, है ना, आपके ब्रेन से ह्यूमन ऑर्गेनॉइड कंप्यूटिंग के बारे में सुना है कभी? ह्यूमन ऑर्गन से कंप्यूटर बनते हैं भाई, प्रोसेसर बनते हैं, और वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। पर आपको उसमें ये भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए भाई, इस डेप्थ लेवल पे करना, कि अगर ह्यूमन कंप्यूटर ऑर्गेनॉइड कंप्यूटिंग की जा रही है तो वो नंबर्स को कैलकुलेट करने में या फिर लॉजिक्स को कैलकुलेट करने में, किसको ज़्यादा कैलकुलेट करने में ज़्यादा एफिशिएंट होगा? एनर्जी कौन ज़्यादा कंज्यूम करेगा, नॉर्मल कंप्यूटर या बायो कंप्यूटर? वो सब चीज़ें, कंपैरेटिव चीज़ों का एनालिसिस करना है, इस तरीके से स्टडी करना है। साइबर एंड डिजिटल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, एनक्रिप्शंस इंपॉर्टेंट है, डिजिटल सिग्नेचर्स अब इंपॉर्टेंट हो गए हैं, ब्लॉकचेन, ट्रेडिशनल डेटाबेसेस, साइबर अटैक्स जो रिसेंट हुए हैं, इनसे निपटने की टेक्नोलॉजीज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि इस एरिया से यूपीएससी ने सवाल नहीं पूछा है। साइबर अटैक्स से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं उन पे भी हम इस बार, है ना, उसको लेटेस्ट अपडेट्स में इंक्लूड करूंगा मैं। फिर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, इसमें छोटा मोटा है ना, लेकिन कंसिस्टेंट है। हर साल इसमें कुछ ना कुछ सवाल बनाया जा रहा है। एक बार उसने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के बीच का डिफरेंस पूछ लिया। अब वो सवाल कैसे बना रहा है, एक स्टेटमेंट दे देगा वो, मान लो एक स्टेटमेंट आपसे ब्रह्मोस में पूछ लिया कि ब्रह्मोस, वो आपको बोलेगा कि ब्रह्मोस इज ए बैलिस्टिक मिसाइल, पता होना चाहिए कि हाँ है कि नहीं है। वो आपसे पूछेगा क्रूज है कि बैलिस्टिक है। अगर मान लो आपने ऐसा बोल दिया, नीचे वो आपसे एक स्टेटमेंट कॉन्सेप्चुअल पूछ लेगा। वो एक स्टेटमेंट डालेगा कि वाइल क्रूज मिसाइल जो है वो अर्थ की ट्रेजेक्ट्री में जाकर के ऊपर से नीचे, है ना, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के थ्रू नीचे आती है, लेकिन, है ना, उल्टा करके बोल देगा, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो स्ट्रेट आगे जाती है, उसका पूरा पाथ जो है प्रोपेल्ड होता है। ऐसे उल्टे करके स्टेटमेंट दे देगा वो, और आप उसे ठीक मान लोगे ना। तो ये आपको कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस पता होना चाहिए एटलीस्ट। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, अब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। हर देश ही हाइपरसोनिक मिसाइल्स डेवलप करने में लगा हुआ है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज, ये सब चीज़ें पता होना ज़रूरी है। और इस साल हो सकता है सवाल ज़्यादा पूछे डिफेंस से, अपना, है ना, इतने ज़्यादा क्राइसिस चले हुए हैं, साथ में मिशन ऑपरेशन सिंदूर जो है वो भी तो हुआ था। तो पॉसिबिलिटी है कि इस साल इससे, इस एरिया से वो थोड़ा ज़्यादा सवाल पूछे, क्योंकि कम पूछ रहा है, नॉर्मली कम पूछ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस साल ये मान के चलो आप, न्यूक्लियर, क्योंकि देखो नया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने के लिए एक नया बिल भी आया हुआ है, और ये उन लोगों के लिए जो इसमें एनरोल्ड हैं। तो भाई जो हमने ये इसमें चैप्टर पिछले साल का इसमें एडिड है ना, देखो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ की जो टोटल जितनी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो तो वैसी ही रहेगी भाई। फंडामेंटल्स जितने भी हमने यहाँ कवर किए हुए हैं, कि इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसकी अलग अलग स्टेजेस जो भी हमने यहाँ पे स्टडी की हुई है, वो तो वैसे ही रहेगा। लेकिन एक चीज़ जो हमने यहाँ देखा था, वो हमने एटॉमिक एनर्जी एक्ट को देखा हुआ है। अब उसे, है ना, उसे रिप्लेस कर दिया गया है, नया न्यूक्लियर जो है एनर्जी बिल है, जो नया अभी रिसेंटली लेटेस्ट पास हुआ है। तो अब जो है उस उनके प्रोविजंस को अब थोड़ा नेग्लेक्ट कर देना, क्यों, अब मोनोपोली इस्टेब्लिश नहीं रही है। तो वो जो नए अपडेट्स हैं, वो अपडेट्स वाले सेशन पे मैं इसमें सारी चीज़ें कवर करूँगा। अदरवाइज, है ना, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से उन्होंने ऑलरेडी एक बार सवाल पूछा भी था कि जो है आपको यूरेनियम एनरिचमेंट कितनी करनी पड़ेगी मिलिट्री ग्रेड या फिर बॉम्ब ग्रेड के न्यूक्लियर उसके लिए, तो वो आपको पता होना चाहिए। 23 का ही ये सवाल है ना। तो फंडामेंटल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। जानिए कि फिज़न और फ्यूज़न के बीच का डिफरेंस क्या है। फिर ये भी जानिए कि भैया जो फिज़न और फ्यूज़न रिएक्टर्स हैं, दोनों रिएक्टर्स ये काम कैसे कर रहे हैं, टोकामक कैसे काम करता है, और नॉर्मल आपका फ्यूज़न रिएक्टर कैसे काम कर रहा है, फिज़न रिएक्टर कैसे काम कर रहा है। और रिएक्टर के अंदर इससे उसने बहुत सवाल पूछे हुए हैं सीएपीएफ में और सीडीएस में। इससे उसने पूछ लिया कि मॉडरेटर का क्या काम होता है, कंट्रोल रॉड का, कूलेंट का क्या काम होता है, कौन से टाइप के आपको न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है,
और कूलेंट के तौर पे क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं भाई, ये भी सवाल पूछ सकते हैं। वो बोलेगा कि ग्रेफाइट का यूज़ कूलेंट के तौर पे कर सकते हैं आप, मॉडरेटर के तौर पे कर सकते हैं आप कंफ्यूज रहेंगे, ग्रेफाइट कैसे यूज़ हो सकता है सर। तो ये सब अंडरस्टैंडिंग्स आपको बहुत ब्रॉडली, बहुत डेप्थ में कवर करनी है। रेडियो एक्टिविटी पे उन्होंने हर बार सवाल पूछे हुए हैं, है ना, बाकी एग्जाम्स में। न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट ये भी बहुत ज़रूरी है, इसके बेसिक्स बहुत ज़रूरी है। फिर रिन्यूएबल और एमर्जिंग एनर्जी, देखो एमर्जिंग जो एनर्जी टेक्नोलॉजी है ना, ये मैंने आधा लिख दिया यहाँ पे, एमर्जिंग एनर्जी टेक्नोलॉजीज, है ना, इसका बहुत ज़्यादा ज्ञान आपको होना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि हर साल वो इससे सवाल पूछ रहा है। वो बायोफ्यूल से सवाल पूछ रहा है, अलग अलग जनरेशन के बायोफ्यूल से वो सवाल पूछ रहा है, मीथेन हाइड्रेट से उसने सवाल पूछ रखे हैं। इस साल उसने ये सवाल पूछा कि अल्टरनेटिव एजेंसी व्हीकल्स हम इनमें से किसे किसे मानेंगे, ये 25 का सवाल है। तो अगले साल वो एक लेवल ऊपर जाकर के आपसे सवाल पूछ सकता है। तो ना सिर्फ आपको सोलर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, है ना, फ्यूल सेल्स वगैरह इनका ही ज्ञान नहीं होना चाहिए, इनके अंदर का भी पता होना चाहिए कि फ्यूल सेल जो है ये एक्चुअल में काम कैसे कर रहे हैं, इनके अंदर का पता होना चाहिए। आपको बैटरी टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बैटरी टेक्नोलॉजीज पता होना चाहिए कि बैटरी एक्चुअल में काम कैसे कर रही है। क्योंकि इस साल उन्होंने देखो बैटरी से उन्होंने सवाल पूछ लिया कि एनोड और कैथोड के तौर पे आप किस किस को यूज़ कर सकते हैं, ऐसा सवाल पूछा है भाई बैटरी में, लिथियम आयन बैटरी में एनोड के तौर पे और कैथोड के तौर पे क्या क्या आप यूज़ कर सकते हैं, ये 2025 का सवाल है। मैं भी उसे क्रैक नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं खुद कन्फ्यूजन था कि लिथियम का इसमें यूज़ वैसे होगा कि नहीं होगा। और दूसरी बात ये होती है कि चार्ज डिस्चार्ज साइकिल में एक बार आपने जो एनोड के तौर पे यूज़ किया, डिस्चार्ज में वही आप कैथोड के तौर पे यूज़ करते हैं, वही एनोड कैथोड में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो वो इंटरप्रिटेशन बेस्ड था। लेकिन अब अगेन क्योंकि यूपीएससी है, अतरंगी सवाल बीच में पूछे जा रहा है, पर आपको इसका आइडिया होना चाहिए। नैनो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, हर साल उसने यहाँ से सवाल पूछे ही हैं। अब तो बहुत शैलो सवाल पूछने लग गया है, अब तो वो ये सवाल पूछने लग गया है कि नैनो टेक्नोलॉजी का इनमें से कहाँ कहाँ यूज होगा। एक बार उन्होंने देखो इन सब नैनो पार्टिकल से उन्होंने सवाल पूछे हैं, ग्राफीन से, स्मार्ट मटेरियल्स अलग अलग तरीके के, इनसे उन्होंने सवाल पूछे हुए हैं, मेटा मटेरियल्स, कार्बन नैनो ट्यूब्स पे उन्होंने सवाल पूछे हुए हैं, और इस साल उन्होंने एक्टिवेटेड कार्बन उससे सवाल पूछे हैं। अब अगर आपको नैनो टेक्नोलॉजी का छोटा मोटा ज्ञान हो और कार्बन का खास तौर पे, कार्बन ओरिएंटेड उनका बहुत हो गया है, हर साल कार्बन पे एक सवाल पूछेगा, क्योंकि कार्बन के यूजेज ही इतने हैं भाई। तो कार्बन ओरिएंटेड अगर उन्होंने सवाल पूछा, अगर आपको कार्बन का थोड़ा भी नॉलेज है कि हाँ यार कार्बन का यूज़ हम इन इन जगह पे कर पा रहे हैं, तो पोल्यूशन के ट्रीटमेंट में क्यों नहीं कर पाएंगे। भाई जहाज बनाने में आप कार्बन का यूज़ कर रहे हैं आपको अगर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल बनाना है कार्बन का यूज़ कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेंट मटेरियल बनाना है आप उसमें कार्बन का यूज़ कर रहे हैं। तो आप पोल्यूशन एब्जॉर्ब करवाने के लिए कार्बन का यूज़ क्यों नहीं कर सकते। कर सकते हैं, साइंटिस्ट कुछ भी कर सकते हैं, बस इतनी सी बात थी, इतनी अंडरस्टैंडिंग होती तो आप वो क्वेश्चन इस साल का कर पाते, एक्टिवेटेड कार्बन टेक्नोलॉजी वाला। अगर आपको पता होता कि हाँ यार कार्बन के इतने सारे यूजेस हैं और ये बहुत चीप भी है इनका यूज़ करना, तो भाई इनकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत ज़रूरी है। कहाँ से लेनी है मैंने फिर आपको बोला हुआ है, लास्ट तक रुके रहिए, है ना। फिर रोबोटिक्स, ड्रोन, ऑटोमेशन, ड्रोन से वो हर साल सवाल पूछ रहा है। एक बार उन्होंने ड्रोन के यूजेस पे सवाल पूछा कि इनमें से ड्रोन का किस किस चीज़ में यूज़ हो सकता है। एक ऑप्शन उसमें ये भी था कि जो फिशेज़ है उनके एनवायरमेंटल डीएनए की को कैप्चर करने में यूज़ हो सकता है, क्या हो सकता है। आगे फिर उन्होंने सवाल इसी पे पूछा कि भैया इसी साल 2025 का सवाल उन्होंने पूछ लिया कि ऑल ड्रोन्स आर हैविंग वर्टिकल लैंडिंग फीचर्स। दूसरा उन्होंने बोला कि ऑल ड्रोन्स कैन बी रिमोट कंट्रोल्ड। अगला उन्होंने, है ना, ऐसे करके 3-4 स्टेटमेंट पूछे ऑल ड्रोन करके, तो ड्रोन में उनका भारी इंटरेस्ट हो रहा है। आगे रोबोटिक्स पे वो सवाल पूछेगा पूछेगा ऐसे ही कि ऑल रोबोटिक्स कैन डू दिस, ऑल रोबोटिक्स कैन डू दैट, डैश 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 डैश, ऐसे 4-5 ऊट पटांग इडियट से क्वेश्चन बनाएगा वो। तो और इन पे अभी रिसेंटली देखो वो सवाल बना सकता है कई तरीके से मिक्स करके। वो बोलेगा कि 4D प्रिंटिंग कैन बी यूज टू डिजाइन एज वेल एज डेवलप रोबोटिक्स। बताओ लगेगा कि नहीं लगेगा, ऐसे भी सवाल बना सकता है वो। तो इन सब चीज़ों से वो सवाल आगे बनाएगा। फिर एनवायरनमेंट रिलेटेड जो टेक इंटरफेस है कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, वो पता होना चाहिए। जैसे इस बार उन्होंने वही एक्टिवेटेड कार्बन टेक्नोलॉजी का, फिर बायो रेमेडिएशन टेक्निक्स, है ना, जियो इंजीनियरिंग टेक्निक्स, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी,
और ऊपर से हाँ एक चीज़ मैं मिस कर गया, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज बहुत ज़रूरी है भाई। हर साल वो पूछ रहा है, कभी रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम पे सवाल पूछ रहा है। हैं ये देखना यहाँ एग्रीकल्चर पे 5 चैप्टर मैंने अलग से कवर किए हुए हैं भाई। इन टेक्नोलॉजीज को पढ़ लो, इनके बाहर मान लो उसने नाम बदल दिए, टेक्नोलॉजी वही रहेगी। नाम उसने बदल दिए और बदलेगा ऐसे कि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, टेक्नोलॉजीज वही रहेंगी। वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें भी डिस्कस हुई है कि इंडिया में बड़ी सारी टेक्नोलॉजीज आज है ना, अभी तो वो पब्लिक उसमें है भी नहीं। तो इंपॉर्टेंट बात है, आपको इनका पता होना चाहिए। पूछ क्या रहा है, फर्टिगेशन क्या होता है, ऐसे सवाल पूछ रहा है भाई वो। फिर थोड़ा डेप्थ में जाके पूछ रहा है कि फर्टिगेशन में क्या आप कैल्साइट या फिर कैल्शियम बेस्ड कोई वो खादें वगैरह दे सकते हैं क्या, पोटाशियम बेस्ड कोई खादें दे सकते हैं क्या, उससे वो सवाल पूछ रहा है। फिर रॉकी होगा तो कैसे जाएगा भाई वो पानी, वो उसमें पाइप में फंस जाएगा, घुलेगा नहीं अच्छे से वो पानी में। तो ऐसे तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की होनी चाहिए। फिर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन से रिलेटेड, जैसे लेजर से आप वो सवाल पूछ रहा है, वो फाइबर ऑप्टिक्स से वो सवाल पूछ रहा है, सेमीकंडक्टर पता होना चाहिए कि पीएन जंक्शन कैसे काम कर रहा है। नहीं आइडिया है तो अच्छे से इसे पढ़ो। डायोड्स कैसे काम कर रहे हैं, एलईडीज पे और टंगस्टन जो बल्ब है उनसे उसने एक बार सवाल पूछा हुआ है। सुपर कंडक्टर्स पे वो सवाल पूछ रहा है। तो बेसिक प्रॉपर्टी हर चीज़ की आपको पता होनी चाहिए। और है ना, जैसे इस कोर्स में हम कैसे कवर करते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट प्रीलिम्स के लिए एआई का यूज़ आपने नहीं करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि एआई ना आपको बहुत शैलो इन्फॉर्मेशन देता है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करवाता है। प्रीलिम्स के लिए चैट जीपीटी से मत पूछना है, मत पूछना कि ऐसे पूछ लेना कि समझा इजी लैंग्वेज में पीएन जंक्शन क्या होता है, पर सिर्फ सेमीकंडक्टर्स की पूरी जानकारी उससे मत पूछ लेना, या वो बहुत टेक्निकल दे देगा या वो बहुत शैलो आपको दे देगा। राइट। ओरिजिनल सोर्सेज का अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमेशा यूज़ करना है। और प्रॉब्लम यही है कि अब जो जितना भी आपका मटेरियल, कोचिंग मटेरियल आ रहा है, वो मोस्टली एआई है ना, एआई से बना हुआ है। मेंस के लिए जितना एआई का यूज़ करें आप करें, वो और भी अच्छा है। मेंस के लिए तो जितना कर सको उतना करो, क्योंकि आपको बस थॉट का फ्रेमवर्क डेवलप करना है। यहाँ भाई प्रीलिम्स में आपको बहुत इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, मैं आपको सही में बता रहा हूँ। और एआई ही गलत आंसर दिए जा रहा होता है। तो हम देखो इस कोर्स में हम कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए है ना, हाँ, जैसे ये नाइट्रोप्लास्ट की पिछले साल डिस्कवरी हुई थी, ये एक फ्री वीडियो है ना, यूट्यूब पे ये ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैंने उसका एक सैंपल निकाल लिया। तो हम क्या करते हैं भाई, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, जैसे अमेरिकन सोसाइटी फॉर माइक्रोबायोलॉजी है, तो इनका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें हम उठाएंगे कि भैया अच्छा नाइट्रोजन गैस ऐसे ऐसे होता है। तो एंडोसिम्बायोसिस पे अगले साल वो सवाल बना सकता है एक यहाँ से, अगला वो नाइट्रोप्लास्ट पे अगले साल सवाल बना सकता है। तो इनका पता होना चाहिए। फिर वो आपको बोलेगा कि हमारी जो सेल है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या वो एंडोसिम्बायोसिस को रिफ्लेक्ट करता है, तो इतना पता होना चाहिए। सिर्फ नाइट्रोप्लास्ट नहीं रटना है। आपका कोचिंग का मटेरियल बस इतना बताएगा कि नाइट्रोप्लास्ट की डिस्कवरी हुई है, वो ये नहीं बताएगा कि एंडोसिम्बायोसिस क्या है। अगर इतना भी बता दिया तो वो ये नहीं बताएगा कि हमारी सेल में भी कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि एंडोसिम्बायोसिस के थ्रू डेवलप हुआ है। तो थोड़ा आपको हमेशा डेप्थ में, नॉर्मल से ज़्यादा डेप्थ में आपको देखो, अगर सिंपल बात है, अगर आपको कहीं पे भी सेफ्टी और परिणाम चाहिए तो आपको नॉर्मल से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यह सिद्धांत है। आप ट्रिकों पे ज़िंदगियां नहीं चला सकते। मैं हर बार ट्रिकबाजी के खिलाफ बोलता हूँ। राइट। तो इसके लिए देखिए हमारा भी अपना एक, अगर आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं, मैं चलो सोर्सेज आपको डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, मैं पूरा जो भी कोर्स बनाता हूँ इसमें जितने करंट अपडेट होते हैं वो इसीलिए इतने एडवांस्ड है, इसीलिए इतने एडवांस्ड है क्योंकि भाई ये एक ग्लोबल मैगजीन है, साइंस एंड टेक डेली, साइंस टेक डेली। इसे आप जब भी है ना उठाओ, इसमें आपको ऐसे आर्टिकल मिलेंगे कि सम एंटीबायोटिक्स डोंट किल बैक्टीरिया, दिस टेस्ट शोज विच डू। थोड़ा आइडिया लग गया। तो यहां से वो सवाल बना सकता है, सम एंटीबायोटिक्स डोंट किल बैक्टीरिया, ऐसे भी सवाल बना सकता है। यहाँ डायब है ना, डायब, और यहाँ से आपको पूरा पता चल जाएगा कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया मारता कैसे है। एक आर्टिकल पढ़ोगे तो पूरा अंडरस्टैंडिंग, कुछ आपको रटा नहीं मारना पड़ेगा भाई, आपके दिमाग में सारी चीज़ें है ना इमेज बन के दौड़ेगी। डायबिटीज डजेंट जस्ट रेज शुगर, इट कैन चेंज योर ब्लड। तो इसे पढ़ोगे तो ब्लड के अंदर का स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगा कि ब्लड बन कैसे रहा है। दूसरा भाई, आपको मैं नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू की आप सब्सक्रिप्शन लो, नहीं। क्या करना है, द हिंदू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बस इतना आपने वहाँ पे जो है वो करना है, क्लिक करना है।
तो इसमें साइंस में क्लिक करोगे तो आज तक के जितने आर्टिकल है वो सारे नीचे आएंगे, हेडिंग हेडिंग एटलीस्ट आ जाएगी। जब है ना, इसमें क्लिक करके आप अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो वो आपसे सब्सक्रिप्शन मांगेगा, लेकिन हेडिंग तो फ्री में दे रहा है वो, तो आपको यहाँ से पता चल जा रहा है कि हाँ लेटेस्ट क्या हुआ है। हेल्थ का, एग्रीकल्चर का, एनवायरनमेंट का, गैजेट्स का, इंटरनेट का, अलग अलग टेक्नोलॉजी इसमें सब डिस्कस हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरा यहाँ पे सबसे ऑथेंटिक सोर्स होता है ना इस पूरे कोर्स के लिए, वो है जैसे मान लो गूगल पे मैंने लिखा कार्बन नैनो ट्यूब। कार्बन नैनो ट्यूब पे सबसे पहला मेरा नज़र जाती है वो होती है sciencedirect.com। ये होते हैं ऑथेंटिक रिसर्च पेपर, और इनका स्टैंडर्ड इतना हाई होता है कि आम आदमी इसे समझ ना पाए, लेकिन मुझे उस स्टैंडर्ड पे देखना भी नहीं है। मैं खुद एक आम आदमी, आम स्टूडेंट हूँ, मैं साइंस को जानता भी नहीं हूँ। इसीलिए इस कोर्स में जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी बताई गई है वो एक ऐसे तरीके से बताई गई है जो आपको यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो और आम आदमी उसे समझ पाए। इसमें क्रिस्पर कैस9 को ऐसे समझाया गया है कि भाई हाँ यार, कैस9 कैसे जाता है आगे, कहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होती है, कहाँ पे लाइगेशन होगी, तो वो पूरा प्रोसेस इसमें वैसे बताया गया है एकदम, है ना, आम आदमी के पर्सपेक्टिव से। तो आपने इसके रिसर्च के अंदर नहीं घुसना है। उठाना क्या है, जैसे मान लो अगर मैं आम आदमी से है ना, या फिर आपको अभी के हिसाब से अगर मैं स्टेटमेंट दे दूं कि कार्बन नैनोट्यूब्स आर सिंगल वॉल्ड कार्बन स्ट्रक्चर्स ओनली, तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि हो सकता है यार यूपीएससी ना अब ओनली वर्ड का यूज भी कर रहा है फंसाने के लिए। अब कार्बन नैनो ट्यूब हो सकता है क्योंकि वो नैनो स्केल में है तो सिंगल वर्ल्ड स्ट्रक्चर ही होंगे। या फिर अगर मैं इसको थोड़ा और डाइवर्सिफाई करने के लिए बोलूं कि कार्बन नैनो ट्यूब्स कैन आइदर बी सिंगल वर्ल्ड और डबल वर्ल्ड स्ट्रक्चर्स बट कैन नॉट हैव मोर देन 2 वॉल्स, ये इसमें आप और ज़्यादा डिलेमा में आ जाएंगे। लेकिन आपने जब साइंस एंड टेक है ना, साइंस डायरेक्ट में इसे एक बार पढ़ा तो आपको यहाँ पता चल गया कि सिंगल वर्ल्ड भी हो सकती है, डबल वर्ल्ड भी हो सकती है, मल्टी वर्ल्ड भी। इतना पढ़ना है, दैट्स इट। इसके आगे आपने जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। आपका पर्पज़ यहीं से सॉल्व हो जाता है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ और कि भैया अगले साल के लिए मतलब 2026 के लिए मैंने ये 2025 में ये वीडियोस बनाई थी, सिंगल शॉट फॉर प्रीलिम्स 2025। इसमें ऑल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक साल के अपडेट्स हैं, बेसिक मैंने कवर नहीं किया है, अपडेट्स हैं। एक बार देखना, इस वीडियो को जाके देखना और 2026 में आपको मज़ा आ जाएगा, जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं। और इसको तो पता नहीं क्यों नहीं देखते हैं, फ्री में पड़ी हुई है, पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है अगर पॉलिटी में, भाई इस एक सीरीज़ को जाके देख लो, मज़ा आ जाएगा। है, वेबसाइट पे एनरोल मत करना क्योंकि मैंने इंटेंशनली वो पेड रखा हुआ है वेबसाइट पे। ये कोर्स 500 रुपया में, ये ऑलरेडी यहाँ पे फ्री में है यूट्यूब में। तो यहाँ देखो, क्योंकि मेरा भाई वहाँ मेरा बैंडविड्थ खत्म हो जाता है। आप लोग आते हो फ्री में एनरोल करके मेरा बैंडविड्थ खा जा रहे हो। आई एम पेइंग फॉर यू, फॉर योर प्रेजेंस। तो मेरा तो बैंडविड्थ कंज्यूम हो गया ना वहाँ। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स बहुत महंगे होते हैं, तो ये जो वेबसाइट चल रही है फ्री में नहीं चल रही है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कोर्सेज के प्राइसेस इतने हाई क्यों है। एक तो कमी है, ऑलरेडी आते ही कम लोग हैं, हाई ना रखूँ तो मेरे लिए ही वो ठीक नहीं होगा, मुझे ही इंसेंटिवाइज्ड फील हो जाएगा फिर। तो वो चीज़ है ना। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस कोर्स में भाई एक बार मैं आपको कहूँ civilspot.in पे वेबसाइट पे आपको जो भी मिलेगा ना, अभी 4 कोर्सेज है यूपीएससी के लिए। इनमें से किसी में भी एनरोल करोगे तो आपको कभी रिग्रेट फील नहीं होगा। आप कहीं दूसरे आदमी के पास जाके ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई यार मैंने वहाँ पैसा वेस्ट कर दिया। एक बात ये समझ लो आप, सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स तो अपना ये है PYQ रिसर्च इनिशिएटिव, फ्लैगशिप प्रोग्राम है भाई। एक बार डेमो सेशंस वीडियो यूट्यूब पे जाके देख लो। ये एक ऐसी चीज़ है, ये आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगी, ट्रस्ट में, ये कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि ये रिवीजन ओरिएंटेड ऐसा मॉड्यूल बनाया गया है कि PYQ, आपके करंट लिंकेजेस, साथ में आपका जितना, हाँ ठीक है, जो NCERT, जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, इंटरनेट, जो भी उस थीम से इम्पोर्टेंट लगता है वो सब इसमें इंक्लूडेड है। तो आप ऐसा मान के चलो कि 60-70% जो है ऐसे क्वेश्चंस जरूर आप पाएंगे यूपीएससी में। इस साल भी देखो, मैंने है ना, इस साल मैंने 2025 का एनालिसिस किया था। पहले शुरुआत के 60 प्रश्नों में ही 30 प्रश्न ऐसे निकले जो कि PYQ से थे। अब एग्जैक्ट लाइन टू लाइन कॉपी करके, तो छोटे बच्चे तो नहीं हो यार आप लोग, लाइन टू लाइन कॉपी करके तो वो भी नहीं देगा। बट ऐसा है कि एक लाइन पे आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएँ तो दूसरी लाइन एलिमिनेट आप कर दोगे, ऐसा होता है।
एक ने मुझसे एक बार पूछ लिया कि मैंने आपके कोर्स में एनरोल कर लिया है, क्या मैं अब प्री निकाल दूंगा? मैंने बोला कि नहीं निकाल पाओगे ऐसे। मैंने इतना भी बोला कि प्लीज टेक बैक योर फीस, मुझसे ले लो और बाहर अभी निकल जाओ। क्योंकि वो ना आपको जो वो एक पता नहीं क्या सलूका आईएएस है ना, ऐसे करके एक आया था सलूका आईएएस, तो वो ऐसे इंस्टीट्यूट ही आपको प्रॉमिस कर पाएंगे गारंटेड प्रीलिम्स और अश्योर्ड मेम्स। मैं नहीं कर पाता हूँ गारंटेड प्रीलिम्स एंड अश्योर्ड मेम्स, है ना। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो आपको अवॉइड करना है, एक बात ध्यान में रखना, प्रिडिक्टिंग द प्रीलिम्स गेम को सबसे पहले अवॉइड कर दो। अगर आप शुरुआती हो, एक दो अटेम्प्ट अगर आपके हुए हैं, यू आर वेरी गलीबल एस्पिरेंट। एक बात समझ लो कि भाई यूपीएससी ना अंधा नहीं है, कसम से कसम। वो भले बहुत ढीठ होंगे, भले बहुत ढीठ होंगे, चैट जीपीटी से क्वेश्चन बनवाते होंगे, लेकिन जब बन गए ना उसके बाद वो अंधे नहीं है। वो ये देखते होंगे कि ये सबसे पॉपुलर, ये जो यार वायरल चैनल है ना जिसके 4 लाख सब्सक्राइबर 5 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं, भले वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो भी आपको वायरल कंटेंट मिलेगा मोस्ट लाइकली यू आर गोइंग टू गेट डिसअपॉइंटेड। भाई लिख के ले लो, वो अंधा नहीं है, उनके कोई ना कोई वहां कुछ काम करते होंगे, बैठते होंगे, देखते होंगे। मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूं, ठीक है प्रिडिक्ट करो, लेकिन जितना प्रिडिक्ट करोगे उतना बाहर से यूपीएससी पूछेगा। दूसरा, मास ओपन कोर्सेज, यूपीएससी भाई हर चीज़ देखती है, हर चीज़ देखती है। जो बहुत ज़्यादा वायरल सुपर वायरल कोर्सेज होंगे ना, किसी के 12 घंटे का मैराथन आ गया, वो आ गया, ये आ गया, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली यूपीएससी देखेगा और कोशिश करेगा कि कम से कम वहाँ से कवर हो। लीस्ट ड्यूरेशन जो कोर्सेज आपको प्रॉमिस करे उसमें आपको डेप्थ नहीं होगी। मैंने बनाया है एनवायरनमेंट का मॉड्यूल, मुझे मालूम है, मुझे 40 घंटे लगे, अभी भी मुझे लगता है कि इसमें कम से कम 6 घंटे का और कंटेंट डालना जरूरी है, जब मैं ही ये कह रहा हूँ। लीस्ट ड्यूरेशन कोर्स, जितना कम आपका ड्यूरेशन होगा, सिंपल बात, जो आपको जितना शॉर्टकट ऑफर करेगा उसकी डेप्थ उतनी कम होगी और आप उतने ज़्यादा वहाँ पे खुद को हंटेड पाएंगे। आपका 1 साल वेस्ट होगा, 15 घंटे और 45 घंटे के बीच का डिफरेंस की वजह से आपका 1 साल वेस्ट होगा, ये बात आप देख लेना। ट्रिक गेम्स शॉर्टकट्स, इन्हें लास्ट प्रायोरिटी रखो अपनी। और ट्रिकें कुछ नहीं होती है, वो जो आपको बोलता है ना एलिमिनेशन टेक्निक, वो कुछ नहीं हो रहा होता है। ट्रिकें सिंपल लॉजिक है, कॉमन सेंस है, ट्रिक्स आर कॉमन सेंस, और कुछ नहीं होती है। और ट्रिक आपका माइंड खुद डेवलप करता है जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो इन्हें लास्ट प्रायोरिटी में रखना, इन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी में, ट्रिकों की वीडियो सबसे ज़्यादा मत देखना, लास्ट प्रायोरिटी में रखना। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा नॉलेज रखो, हमेशा। पागल थोड़ी था एरिस्टोटल और प्लेटो, पागल थे क्या वो जिन्हें बोला कि हाँ नॉलेज इज द हाईएस्ट वर्च्यू। चैट जीपीटी फॉर प्रीलिम्स, इसे जितना ज़्यादा अवॉइड कर सको उतना करो। मुझे मालूम है ये गलत क्वेश्चन भी बना के गलत दे देता है, आंसर भी उसके गलत दे देगा, आप तो छाप देंगे अपने दिमाग में, और ये बहुत जेनरिक सी अंडरस्टैंडिंग देता है शुरुआत में, है ना। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखो। बाकी तो मैं आपको क्या कहूँ, एनरोल करना होगा कर लेना, है ना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। ये वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी वो भी बताना, और शेयर क्यों नहीं, मैं आपको शेयर करने को भी नहीं बोल रहा हूँ भाई, यू हैव हाइप पॉइंट्स। अगर कुछ आपको हेल्प हो रही है तो मुझे क्यों नहीं हाइप दे सकते हैं आप। लाइक का आपके पास बटन होता है, कमेंट सेक्शन में आप कह सकते हैं, है ना। कहीं पे जाके गर्दा मचा देंगे, यहां क्यों नहीं कमेंट कर सकते हैं आप। कुछ भी उल जुलूल शेयर कर देंगे, इस वीडियो को शेयर क्यों नहीं कर सकते आप, मुझे ये बताओ। कहीं पे जाके अंड भंड जगह आप एनरोल कर देंगे, इन कोर्सेज में क्यों नहीं एनरोल कर सकते हैं आप, अगर अभी तक देख रहे हैं तो ये बताओ। बाकी थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेक केयर, बाय बाय।